Hello dear students, good morning. This is Omkar Singh. Today we are going to discuss prose section lesson 1. Dear guys, the OK Miracle of English में आपका स्वागत है। आज हम प्रोज सेक्शन से लेसन 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस लेसन का नाम, इस लेसन के ऑथर के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद वर्ड फॉर वर्ड इस लेसन की हम स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आज के पार्ट प्रोज लेसन 1 पार्ट फर्स्ट। लेसन का नेम है ए गर्ल विद ए बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की। लिखा है विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस, एक टोकरी वाली लड़की। विलियम सी डगलस द्वारा लिखित ये लेसन हमें ये बताता है कि किस तरह से भारत में निवास करने वाले लोगों की विचारधारा है, कैसे लोग भारत में निवास करते हैं। तो इस पाठ पर चर्चा करने से पहले हम विलियम सी डगलस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। विलियम सी डगलस उस समय अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। जब भारत आज़ाद हो गया था 1950 में, प्रथम विजिट कह सकते हैं या द्वितीय विजिट कह सकते हैं, 1950 में भारत घूमने आए थे और उसी दौरान दिल्ली आकर के वह रानीखेत तक की यात्रा करने गए थे। विलियम सी डगलस भारत के स्वाभिमान पूर्ण विचारधारा और भारत के लोगों की आत्मसम्मान, स्वतंत्रता के प्रति विशेष लालसा को देकर के बहुत ही प्रफुल्लित थे, खुश थे। वह भारतीय कल्चर से काफ़ी प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने इस लेसन को लिखा था। तो कहानी स्टार्ट हम करते हैं। ये गाइस, एक बार विलियम सी डगलस भारत आते हैं और एक बार ये समय की बात है 1950, 1950। तो इन्होंने दिल्ली से बरेली के लिए ट्रेन से यात्रा की और उसके बाद बरेली से रानीखेत, जो कि पुरानी ब्रिटिश सेना छावनी थी, वहाँ तक इन्हें जाना था। तो वहाँ से बरेली से ये कार के द्वारा वहाँ तक इन्होंने सफ़र किया। उसके बीच मतलब दिल्ली से बरेली तक जाने में जो उन्होंने कुछ देखा, उसके बारे में इस लेसन में चर्चा की थी। ये उस क्षेत्र से होकर गुजरे जो कि भारत का काफ़ी धनवान कृषि प्रधान क्षेत्र था। इन्होंने बीच बीच में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वातावरण को देखा। वह समय वर्षा ऋतु का था। जब ये अपनी यात्रा कर रहे थे, वह समय था वर्षा ऋतु का। तो इन्होंने देखा कि हजारों एकड़ चावल की फसल के ऊपर पानी से चादर जैसी ढकी हुई है, अर्थात उस समय बाढ़ जैसा दृश्य नजर आ रहा था। इन्होंने आसपास बड़े बड़े वृक्ष देखे, बहुत बड़ी बड़ी घास देखी, उसका विवरण भी इन्होंने इस लेसन में दिया है। और इनकी जो यात्रा थी एक पैसेंजर ट्रेन से हुई थी, जो कि प्रत्येक स्टेशन पर रुक रुक करके चलने वाली थी। जब भी स्टेशन आता, ट्रेन रुक जाती और विलियम सी डगलस उस डिब्बे से उतर करके उस प्लेटफॉर्म पर घूमा करते थे। कम से कम 3 लोगों से बात करने के बाद इन्हें एक व्यक्ति ऐसा मिला जो अंग्रेजी बोल सकता था।
उससे उन्होंने थोड़ी बातचीत की, क्योंकि किसी भी कन्वर्सेशन के लिए भाषा का होना आवश्यक है। जब तक हमारी भाषा मेल नहीं कर सकती तब तक किसी से हम बातचीत नहीं कर सकते। क्योंकि विलियम सी डगलस एक अंग्रेज थे, तो अंग्रेजी वाला व्यक्ति ही उन्हें भली भांति समझा सकता था। तब उन्होंने भारत के परिदृश्य के बारे में कुछ चर्चा की, उस दिन के समाचार पत्र के बारे में जानकारी ली। तो इस तरह से उनका रूटीन ये बराबर चलता रहा। अगले स्टेशन पर एक स्टेशन ऐसा आया जहां उनका बातचीत करने का रूटीन बाधित हुआ, और बाधित इस तरह से हुआ, कुछ बच्चों का ग्रुप झुंड आकर के उनके आसपास इकट्ठा हो गया, उन्हें एक कैदी की तरह घेर लिया, जिससे हिलने ढुलने में वो असमर्थ थे। वो बच्चे अपनी वस्तुएं बेच रहे थे, हाथ से बनी हुई टोकरियां, पंखे, साधारण वस्तुएं वो बेच रहे थे। लेखक ये कहना चाहते कि उनकी आवाज़, उनकी भाषा तो मैं नहीं समझ पा रहा था क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन ये बात भली भांति मैं समझ गया था कि वे अपने वस्तुओं को बेचने का आग्रह कर रहे हैं, कि हमारी वस्तुएं बेच जाएं जिससे हमारा भरण पोषण हो सके। तो मैंने बहुत सस्ते में उनकी वस्तुएं खरीद ली। उसी समय का एक दृश्य इन्होंने दिखाया है। उनके ठीक सामने एक 9 साल की बच्ची बड़ी कठिन, परिश्रमी, मेहनती, चुस्त दुरुस्त, आंखों में आंसू लिए हुए खड़ी थी, और वह भी एक हत्तेदार टोकरी उसके हाथ में थी। वहीं से उन्होंने ये लेसन का नाम लिखा है, ए गर्ल विद ए बास्केट, एक लड़की टोकरी वाली। वैसे बहुत चीज़ें देखी इन्होंने, लेकिन लेसन्स या पाठ या कविताएं या गीत उसी पर लिखे जाते हैं जो कोई अपने आप में उस कहानी के मध्य विशेष टाइटल होता है, विशेष बिंदु होता है। उस लड़की की इस स्थिति को देख करके इन्हें मजबूर होकर के लेसन लिखना पड़ा। उन्होंने उस बच्ची की वस्तु देख करके, जिसके हाथ में एक हैंडल वाली टोकरी थी, हत्ते वाली टोकरी थी, सुंदर टोकरी थी, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं और वस्तुएं खरीद सकूं। इसलिए उन्होंने कुछ धन, कुछ पैसा अपने जेब से, कोट की जेब से निकाल करके उसकी टोकरी में रख दिया। लेकिन उस बच्ची ने उस पैसे को वापस लौटा दिया। एक स्वाभिमानी महिला की तरह, एक समझदार महिला की तरह उसने उन पैसों को नहीं लिया। जबकि लेखक का कहना था कि मैं वस्तुएं नहीं खरीद सकता, मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं एक उपहार स्वरूप उस बच्ची के लिए कुछ दान के रूप में कुछ पैसा देना चाहता, गिफ्ट के रूप में। लेकिन उस बच्ची ने वो पैसे नहीं स्वीकारे। अब देयर वाज नो वे, कोई रास्ता नहीं था लेखक के पास सिवाय उसकी टोकरी खरीदने के कि उसे संतुष्ट कर पाते। मजबूर होकर के लेखक को उनकी टोकरी खरीदनी पड़ी, और वह टोकरी खरीदी। उन्होंने कुछ पैसे, लगभग 30 सेंट के नियर अबाउट उसे दिए, और वो बच्ची पैसे लेकर के मुस्कुराती हुई स्टेशन से नीचे की तरफ उतरती हुई, शायद झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बच्ची हो, वो वहाँ से चली गई। अब लेखक वहाँ थोड़ा विवरण देते हैं कि शायद ये बच्चे वो बच्चे थे, ये रेफ्यूजी चिल्ड्रन थे, शरणार्थी बच्चे थे। जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कुछ पाकिस्तान से आए हुए लोग भारत में आकर बस गए थे। शायद उन्हीं के ये बेटा बेटियां थे जो पहले से ही भीड़ वाले शहरों में आकर बसे हुए थे, जहां कमाने खाने के लिए गुंजाइश कम थी। तो उस स्थिति में ये बच्चे अपने भरण पोषण के लिए घर वालों का हाथ कार्य में बटाते थे, तो शायद वही बच्चे थे। फिर लेखक ने इस दृश्य को देखने के बाद मन में काफ़ी विचार किया कि वास्तव में भारत देश में ऐसे स्वाभिमानी लोग हैं जो किसी का बिना मेहनत के पैसा लेना पसंद नहीं करते। एक छोटी सी बच्ची ने भारत की अंतर आत्मा की झलक दिखा दी। जब वो वापस आए यात्रा से, तब उन्होंने ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के भारत के प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्हें
ये कहानी सुनाई कि इसीलिए मैं भारत को प्रेम करता हूँ कि चाहे भारत में रहने वाले मैंने उच्च अधिकारी देखे, बड़े पदों पर पदासीन लोग, चाहे तुच्छ परिवार से बिलोंग करने वाले लोग हों, सभी के अंदर आत्मसम्मान की भावना समाहित है। सभी स्वतंत्रता के प्रति लालसा रखते हैं, इसलिए भारत को प्रेम करता हूँ। और उनका मन बहुत ही प्रसन्न था कि छोटी सी बच्ची ने मुझे भारत की अंतर आत्मा की झलक दिखा दी। तो इस लेसन की बस यही स्टोरी है। चलिए वर्ड फॉर वर्ड पार्ट 1 का हम लगभग 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे और उनको हम हिंदी एक्सप्लेन करेंगे, समझते हैं। फिर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, शायद 3 या 4 पार्ट में लेसन पूरा होगा, अच्छे से समझ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं, कमेंट अवश्य करें कि वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू, बाय, टेक केयर। आइए, तो वर्ड फॉर वर्ड बुक ओपन हो चुकी है। ए गर्ल विद ए बास्केट, विलियम सी डगलस। अबाउट द लेटर, अबाउट द ऑथर के बारे में पहले हम बातचीत कर चुके हैं। अबाउट द लेसन के बारे में भी समरी हमने बता दी है। चलिए सीधा चलते हैं टेक्स्ट पर। साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए करते हैं शुरू। पहले मैं रीडिंग करूंगा, साथ साथ आप भी रीडिंग कर सकते हैं चाहें तो, अन्यथा आप ऐसे ही चलिए। आई हैड लेफ्ट फॉर द हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। लेफ्ट होता है रवाना होना या चलना। मैंने नई दिल्ली से हिमालय की ओर प्रस्थान किया। आई वॉज गोइंग, मुझे जाना था या मैं जा रहा था। एज फार एज, तक, बरेली बाई ट्रेन, एंड देन, तब, बाई कार टू रानीखेत। मुझे बरेली तक ट्रेन से जाना था और तब रानीखेत तक कार से। रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, जो कि पुरानी अंग्रेज सेना की हिल स्टेशन छावनी थी। लोकेटेड, जो कि थी, ऑन ए 6000 फुट, 6000 फीट, राइज, ऊंची, अपोजिट, सामने, ए 120 मील स्ट्रेट, 120 मील फैली, ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, स्नो कैप बर्फ से ढके हुए हिमालयाज, हिमालय पर्वत क्षेत्र। कह रहे हैं कि जो पुरानी ब्रिटिश अंग्रेजी सेना की छावनी थी, हिमालय पर्वत बर्फ से ढके हुए 120 मील विस्तृत एरिया के सामने 6000 फीट ऊंची पर्वत श्रेणी पर अवस्थित थी। क्या? ब्रिटिश या अंग्रेज सेना छावनी। एट द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीरे चलने वाली थी। एंड इट स्टॉप्ड, और ये रुकती थी। एट ऑल द वे स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन पर। ट्रेन धीरे धीरे चलने वाली थी और ये हर स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टेशन पर। आई स्वंग ओपन, मैं खोल देता था। द डोर, दरवाज़ा, ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे का। एंड वॉक्ड, और घूमता था। द प्लेटफॉर्म्स,
लेखक बताते हैं कि प्रत्येक स्टेशन पर वह अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोल देते थे और वह प्लेटफॉर्म पर घूमते थे। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल। पैक्ड होता है भरे हुए थे, ठसाठस, जिनमें विभिन्न प्रकार के लोग थे। प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोगों से भरे हुए थे, जिनमें सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, सैनिक, मर्चेंट, व्यापारी, प्रियस, पुजारी, पोर्टर्स, कुली, वेगर्स, भिखारी, हॉकर्स, फेरी वाले। मतलब प्लेटफॉर्म विभिन्न समुदाय के लोगों से पूरी तरह से भरे हुए थे, जिनमें सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सैनिक थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, कुली थे, भिखारी थे और फेरी वाले भी थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। ऑलमोस्ट प्राय या अधिकांशतः, एवरीवन हर कोई, वाज बेयरफुट नंगे पैर था, एंड ड्रेस्ड और पहने हुए था, इन लूज ढीले ढाले, वाइट गारमेंट्स सफ़ेद कपड़े, और लगभग हर कोई व्यक्ति नंगे पैर था और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। आई वुड आस्क, मैंने पूछा, एट लीस्ट कम से कम 3 पीपल, 3 लोगों से, बिफोर इससे पहले कि आई कुड फाइंड, मैं पा सका, वन, वह एक व्यक्ति, हु स्पोक इंग्लिश, स्पोक मतलब बोला, इंग्लिश अंग्रेजी। लेखक बताना चाहते हैं कि उन्होंने कम से कम 3 लोगों से बातचीत की, तब उन्हें एक व्यक्ति अंग्रेजी बोलने वाला मिल सका। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। वी वुड टॉक, हमने बातचीत की, वर्ल्ड अफेयर, संसार के मामलों में। हमने संसार के मामले के बारे में बातचीत की। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और उस प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु पर। द न्यूज ऑफ द डे, उस दिन का समाचार पत्र प्रोड्यूस निकला था। कहना है कि उस दिन के समाचार पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हमने बातचीत की। इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट ए फील, जानकारी लेना, ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र के घटना चक्र या सूचना, चेकिंग, तुलना करना, ओपिनियन, विचार, अगेंस्ट, के विरुद्ध, ऑफिशियल, सरकारी, एटीट्यूड्स, दृष्टिकोण, एंड रिपोर्ट्स, और सूचना। और इस तरह से मैं जनता और सरकारी दृष्टिकोण के बीच तुलना करके महत्वपूर्ण जानकारी जानने का प्रयत्न करता था कि उनके अंदर क्या विचारधाराएं हैं, किस तरह से लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सके थे। ये सब चीज़ें लेखक लोगों के द्वारा जानने की प्रयास कर रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में 3 से 4 पार्ट में पूरा कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब का लाल बटन भी दबाएं अगर नए हैं आप, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। बस आज के लिए इतना ही। मेहनत करते रहिए, सफलता आपको बस मिलेगी।